उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशल बीएड के स्टूडेंट के साथ। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में कार्यरत हूँ। मेरे साथ हैं विनीता, जो एक ऑनलाइन टीचर हैं, अलग अलग ऐप्स जो होते हैं उनमें पढ़ाती हैं। हमारे साथ दिनेश हैं, जो एक स्कूल टीचर हैं, वो खटीमा से हैं। और अर्पित गुप्ता, जो रुद्रपुर में पढ़ाते हैं, वो स्कूल टीचर हैं। हमारे साथ ललिता हैं, जो अपना क्लिनिक चलाती हैं, वो फिजिशियन है, एमबीबीएस फिजिशियन है। और हमारे साथ सोनम है, जो होम मेकर है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं विनीता से। जिस क्रम में हमने इनका परिचय दिया उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। विनीता, आप बताइए कि जो आपका ये कोर्स है, आपको कैसे पता चला और क्या लगता है आपको, क्या इसमें संभावनाएं है इस कोर्स में, क्या आप दिव्यांग बच्चों के लिए कर सकती हैं आगे, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जी धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी इस शिक्षा के बारे में से पहले कि मैंने पढ़ाई क्या की हुई है। मैंने बीएड किया हुआ है इन प्लेन, और उसके बाद फिर मैंने एमए एजुकेशन भी किया था। जिस दौरान मैं एमए एजुकेशन कर रही थी उस दौरान मैंने एक फिल्म देखी थी। थोड़ा सा वो सुनने में वियर्ड लगेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस यही रहा था। तो ब्लैक मूवी थी, एक 2005 की अवार्ड विनिंग मूवी है। तो उस दौरान मैंने वो मूवी देखी तो मुझे पता चला कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी तो काम करना जरूरी है। अगर हम नॉर्मल बीएड सारी दुनिया कर लेगी, क्योंकि अभी नॉर्मल बीएड करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी हाँ, तो मुझे लगा था कि, और फिर मैं एमएड भी करी थी, जिसको अभी एमए एजुकेशन और एमएड को इक्विवेलेंट माना गया है। तो उनके लिए काम कौन करेगा। तो मुझे उस टाइम पे, जब दौरान मैं एमए एजुकेशन कर रही थी, मुझे लगा कि मुझे बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की आवश्यकता है। तो मेरे कुछ बड़े जो थोड़ा सा इस फील्ड में हैं, उनसे मैंने परामर्श लिया। मैंने कुछ गूगल वगैरह नेट पे देखा। आजकल गूगल एक बहुत अच्छा साधन है जानने का। तो मैंने उसमें देखा कि हाँ, इस यहाँ पे ओपन एजुकेशन है और उत्तराखंड के अंदर भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने कोर्स के लिए सोचा और मैंने फिर एग्जाम अप्लाई किया और मैंने फॉर्चुनेटली एग्जाम क्रैक किया और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। क्या संभावना लगती है आगे अपने रोजगार के, उससे एक सोशल कॉज से समाज के लिए आप क्या कर सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मेरी बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं जहाँ तक मेरा बचपन का सपना रहा है कि मैं एनजीओ के लिए काम करूंगी। तो जब मुझे पता चला कि इस तरह का इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है सरकारी तरीके से, उसके साथ समाज के लिए भाई कार्य। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम एनजीओ में काम करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली बहुत या तो स्ट्रांग नहीं होते हैं, या हम इतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप नहीं ले आ पाते हैं लोगों से, क्योंकि आपके टर्म्स बहुत अच्छे चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए आपका पास एक दैनिक दिनचर्या, जो आपकी दैनिक आमदनी हो, जहां से आप लोगों की हेल्प भी कर सके। तो सर, मेरा ड्रीम तो यही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं और स्पेशल एजुकेटर के तौर पे ही, और साथ ही साथ में एनजीओ के अपने फाइनेंशियल नीड्स के साथ साथ एक सोशल भी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। दिनेश, आप एक स्कूल टीचर, जैसा बताया आप खटीमा से हैं, तो खटीमा में क्या अवेयरनेस है दिव्यांग बच्चों के लिए? क्या वहाँ जो माँ बाप आपके पास आते हैं उनको पता होता है कि दिव्यांगता क्या है? क्या इनके लिए स्कीम चल रही है? जैसे यूडीआईडी कार्ड आपको बताया गया था कि यूडीआईडी कार्ड चल रहा है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में, और क्या क्या बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, जो उसके बारे में क्या क्या अवेयरनेस है, और आप क्या किस तरह से आप उनकी हेल्प इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं? जैसे आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो काफी कुछ आप यहाँ से सीख चुके हैं, तो उसके बाद आप क्या उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। सर, जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं अभी मेरे स्कूल में, जितने भी बच्चे हैं, उसमें से ज्यादातर कहते हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं, 4-5 ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका मैंने सबका फैमिली बैकग्राउंड देखा है, वो उतना अच्छी हाई क्लास फैमिली से नहीं है। तो अब होता है, वेल एजुकेटेड तो है नहीं पेरेंट्स, वही पुरानी नॉलेज वगैरह जो रखते हैं, जैसे उसके कोर्स वगैरह के होते हैं। तो एक तो फ्यूचरिस्टिक बेस पे तो वो सोचते नहीं है। वो मेन बच्चों का ही सोचते हैं कि हाँ, बच्चे को इन फ्यूचर थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, तो उस बेसिस पे मेंटेलिटी बना दी लोगों ने। लेकिन एक डिसेबल बच्चा जो है, स्पेशल चाइल्ड है, उसको अगर हम थोड़ा सा केयर करें, थोड़ा सा नर्चर दें, तो वो कितना अच्छा अचीव कर सकता है सोसाइटी में, ये नॉलेज अभी है नहीं। और मेरा पहला काम ये रहेगा कि अगर मैं एज अ स्पेशल एजुकेटर निकलता हूँ यहाँ से, तो मैं अवेयरनेस पहले फैलाऊंगा, सबसे पहले तो अपने एरिया में, कि एज अ स्पेशल चाइल्ड आप लोग जो बच्चे डिप्राइव्ड फील करते हैं, पिछड़ा हुआ फील करते हैं, तो उनको मतलब एक अपॉर्चुनिटी, एक मतलब इंक्लूजन माहौल उनके लिए तैयार करेंगे आप, जिससे वो लोग सोसाइटी में फ्रीली रह सकें, बैरियर फ्री हो सके एनवायरनमेंट, उस पे काम उनके अंदर जो डर है सोसाइटी को लेके ना, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अच्छी बात। अब हमारे साथ है अर्पित, जो स्कूल टीचर है रुद्रपुर में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। अर्पित, आपसे पूछूंगा कि जैसे रुद्रपुर में आप देखते हैं, वहाँ किस टाइप का एनवायरनमेंट है? जैसे आपका जो स्कूल की बात करूं मैं, तो वहाँ क्या डिसेबल बच्चे जो आते हैं उनके लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है, नहीं है उस टाइप की? बिल्कुल सर, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है, प्लस हम लोग ने हायर बच्चे रखे भी हुए हैं। देयर आर एडमिशन उनका है बच्चों का, जिसमें ऑटिज्म का भी बच्चा है और हियरिंग भी है, एपिलेप्सी का भी है बच्चा। तो
साथ ही साथ उनको मतलब आपके स्कूल में एक इंक्लूसिव सोसाइटी मतलब inclusive education इंक्लूसिव provide काम कर रहे हैं। करा जा जी, रहा है, जी, ठीक जी, है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आया था इंक्लूसिव, उस पे काम कर रहे हैं मतलब आपके। काम कर रहे हैं। इंक्लूसिव अच्छा। एजुकेशन है हमारे यहाँ। तो अब आपके स्पेशल एजुकेशन करने से स्कूल को मुझे लगता है और ज्यादा बेनिफिट होगा जी, कि आप इस फील्ड में आ गए, तो स्कूल की एक नीड तो ये है कि आप स्पेशल एजुकेटर बन गए हैं तो स्कूल वालों के लिए भी बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल बेनिफिट है सर, क्योंकि कहीं पर भी कुछ केस ऐसा आता है जहाँ पर बच्चा कई तो बार आप डील कर हाइपर सकते हैं होता उससे, है, तो क्योंकि आपको डील करना पड़ता इस है। अब सेकंड सेमेस्टर आप हो जाएगा तो आपका कुछ नॉलेज आपने गेन करी है तो उसके आप कर जी, सकते हैं, वहाँ यूज जी, कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारे साथ ललिता हैं जो फिजिशियन है, देहरादून से हैं आप मैम। तो आप थोड़ा बताइए कि आपके क्लिनिक में भी कई बच्चे आपको मिलते होंगे। देहरादून में तो काफी अवेयरनेस है इस चीज को लेके, डिसेबिलिटी को लेके, वहाँ कई स्कूल्स भी हैं, स्पेशल स्कूल जो चल रहे हैं, और वहाँ कई इंस्टीट्यूट हैं जो काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि देहरादून और हल्द्वानी भी आप रहे हैं, तो यहाँ क्या डिफरेंसेस आपको लगे, कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में क्या मतलब कितना अवेयरनेस में अंतर है, थोड़ा उसके बारे में सब बता दीजिए। काफी डिफरेंस है दोनों ही रीजन में। एक कैपिटल रीजन होने के नाते या अभी भी कुमाऊं बेल्ट उतना ज्यादा नहीं इस है, चीज पे अवेयरनेस डिसेबिलिटी को नहीं लेके, हाँ। अवेयर कर पाया है जितना गढ़वाल में है। क्योंकि वहाँ एक तो ये है कि Foundations नेशनल काफी इंस्टीट्यूट भी हैं, हमारा जी। एक, तो उस वजह से भी काफी Yes, अवेयरनेस sir. है लोगों में। एंड कुछ एक मैं मेंशन करना चाहूंगी फाउंडेशंस के नाम, जैसे लतिका फाउंडेशन लतिका है, रॉय वो फाउंडेशन है। बहुत अच्छा नेशनल वाइड बहुत सार्क अच्छा काम कर सार्क रही है। मेमोरियल है एक वहाँ। या यस सर, सो तो काफी अवेयरनेस इस बीच बढ़ी है, स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं, बच्चों में बहुत कॉमन हो गई है ये चीजें, तो अभी हर कोई फ्रंट फुट पे आके काम कर जैसे रहा आप तो एक फिजिशियन है, तो आप इसके कुछ कॉजेज बता सकते हैं कि क्या कारण है कि ये पिछले 10 सालों में कई रिसर्चेज हुई है, इतनी ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रही है, केसेस क्यों आ रहे हैं हमारे सामने। न्यूक्लियर फैमिली भी एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, बच्चे को उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है आइसोलेटेड या आइसोलेशन है। और अगर हम कंपेयर करें एज 90s किड, हम लोग के टाइम पे एक सोशली बच्चों को एनवायरनमेंट मिलता था। ऑटिज्म की अगर स्पेशली मैं बात करूं तो उसमें बच्चा सोशल होने पे ही लेक करता है सबसे ज्यादा। एंड थोड़ा एक फैमिली बैकग्राउंड भी आजकल ये हो गया, पेरेंट्स भी अपने अपने पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, बच्चे पे थोड़ा ध्यान कम जाता है, स्कूलिंग पे ही ज्यादा उन लोग को प्री स्कूल के लिए छोड़ दिया जाता है। जो उनकी डेवलपमेंट की स्टेज होती है उस टाइम पे पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, उतना क्योंकि aware नहीं होते। दोनों वर्किंग पेरेंट्स है, तो इस वजह से ये केसेस आ रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा वाले। सोनम, आप एक होम मेकर जैसे पता रहा, आप हल्द्वानी से ही हैं, तो आपको कैसे इस कोर्स के बारे में पता चला और आपको क्या लगता है कि क्या संभावनाएं है इसमें आगे फ्यूचर में, क्या आप कर सकती हैं इस फील्ड में? अच्छा, कुछ अपने व्यूज शेयर करिए। पढ़ाई मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी ड्यू टू फैमिली। नहीं, ये तो डिस्टेंस एजुकेशन इसलिए होता है कि इसमें कोई भी मैं age group बीएड का- करना चाहती थी, बट क्या हुआ धीरे वो क्या हुआ 1 साल से 2 साल का हो गया, तो फिर बच्चे होने की वजह से मैंने कहा 2 साल इतना हम टाइम रेगुलरली नहीं दे सकते हैं। फिर मुझे ये नहीं पता था कि स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड होता है और डिस्टेंस से हमारे यहीं से ही होता है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, वो हमारे नेबर जी थे, कि आप इसमें कर लो और इसमें जनरल बीएड से ज्यादा स्कोप है, क्योंकि नॉर्मल वाले बहुत ज्यादा हो इसमें आप गए क्या हैं। एक सोशल कॉज के लिए भी काम कर सकते हैं, कहीं आपको कोई Obviously, एनजीओ मिल गया, हाँ। आप उसमें भी जब काम मुझे कर याद आता है कि मेरी कजन है मुझसे बड़ी, वो डेफ एंड डम है, तो उन्होंने भी बीएड शिवा से पढ़ा। तो कल जैसे मैम साइन लैंग्वेज पढ़ाई थी, तो उसमें मोस्टली मुझे साइन लैंग्वेजेस आते थे, तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि मुझे आते हैं ऑलरेडी। और मेरे मामा के भी बच्चा है, वो भी ऑटिस्टिक ही है, तो तब रियलाइज होता है कि हाँ, इस फील्ड में जाके हम लोग जब बहुत हम इस अच्छा फील्ड में कर आते तो हमें पता चलता है कि हाँ वो केस ऐसा था, तो वो हाँ केस जी, ऐसा था हाँ कि जी, वो हाँ जी। था, तो हमें समझ में आती है, हाँ कई जी, हाँ चीजें जी। वैसी समझ में आती हाँ है। जी। तो आप अभी क्या करना चाहते हैं, मतलब इसके बाद इस कोर्स नहीं, मैं कंटिन्यूस मैं इसको करना चाहती हूँ, और मतलब इस फील्ड में आगे एज अ वॉलंटरी या जॉब कुछ भी होगा, मैं जरूर अपना देना चाहूंगी जो पूरा आप एज की योगदान। बात करते हैं, तो जो हमारा डिस्टेंस मोड चलता है वो 3A मॉडल पे चलता है, एनीबॉडी एनी टाइम एनीवेयर। कोई भी किसी भी टाइम में किसी भी एज ग्रुप में कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपकी एक एज हो गई या छूट गया, आपका कहीं से भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। तो ये 3A मॉडल चलता है, एनीबॉडी एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। अच्छा लगा आप लोग से टॉक करके, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इस चर्चा को, जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग आएंगे, तो हम एक बार फिर से एक रेडियो टॉक अच्छे टॉपिक पे लेके आएंगे। जी, थैंक यू सर। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।